मेरा पति एक डॉक्टर था और मुझे एक गोरा होने के लिए रोज़ाना इंजेक्शन लगाता था, जिससे मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। एक रात मैंने इंजेक्शन बदल दिया। मैंने उस रात सोने का बहाना किया। फिर जो मेरे पति ने जो मेरे साथ किया, ऐसा दुश्मन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ। अंकल और आंटी का बेटा अनीस अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ के आया तो पूरे ख़ानदान में धूम मच गई थी। हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह सिर्फ शांति आंटी के बेटे की बात होती थी। हर औरत की इच्छा थी कि अनीस उनकी बेटी को पसंद करे और हर लड़की भी यही चाहती थी कि उसकी शादी डॉक्टर अनीस से हो जाए। जब से अनीस वापस आया था, तब से मोहल्लों की लड़कियों का पार्लर के चक्कर काटना ज़्यादा हो गए थे। हर हफ्ते जाकर फैशन करवाना उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। अनीस ना सिर्फ डॉक्टरी पढ़कर आया था, बल्कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ा क्लिनिक भी खोल दिया था। अभी तो यह उसके काम की शुरुआत हुई थी। वो आगे कितना पैसा कमा सकता था, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था। हमारे ख़ानदान में सिर्फ एक लड़की थी जो अनीस से शादी के सपने नहीं देख रही थी। इसलिए नहीं कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वह कभी भी मेरा नहीं हो सकता और ना ही वो मेरे बारे में सोचता होगा, क्योंकि मैं एक सांवली सी लड़की थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मैं लंबी भी थी, लेकिन सांवले रंग ने मेरी खूबसूरती पर जंग लगा दिया था। वो भला क्यों मेरे ख़ानदान की गोरी चिट्टी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। जो चीज़ मुमकिन ही नहीं थी, उसको सोच सोचकर मैं खुद को हल्का नहीं करना चाहती थी। ख़ानदान की बाकी लड़कियां मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, पैसे वाली भी थी। हम लोग थे जो मिडिल क्लास में आते थे। हम इतने गरीब तो नहीं थे, लेकिन दूसरों के मुकाबले में थोड़े कम पैसे वाले थे। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरी माँ मुझे अनीस के क्लिनिक में ले गई। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरी माँ ने कहा कि मैं पैसे साथ लेकर आई हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इस बहाने अनीस तुम्हें एक नज़र देख ले। क्या पता तुम उसको पसंद आ जाओ। अपनी माँ की बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी। वो इतना दूर का सोच रही थी और मैंने सोचा था कि नहीं। मैंने मम्मी से कहा कि हम किसी दूसरे क्लिनिक में चलते हैं, लेकिन मम्मी हट कर ली थी कि यहाँ से ही ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। जब हम लोग अंदर गए तो मेरी मम्मी ने अपना परिचय करवाया कि वो अनीस के पापा के दोस्त की पत्नी है। यह सुनकर अनीस को याद आ गया। उन्होंने कहा, जी मैंने आपको पहचान लिया है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। फिर मेरी माँ ने मेरा परिचय करवाया कि मेरी बेटी है, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अनीस ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। हालांकि उसके ऑफिस में दाखिल होने से पहले ही उसकी असिस्टेंट मेरा ब्लड प्रेशर और वज़न चेक कर चुकी थी और पर्ची भी मुझे दे दी थी, जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड था। लेकिन मैं सोच रही थी कि अनीस फिर से मेरा ब्लड प्रेशर क्यों चेक करने लग गया है। उसने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और हम दोनों की नज़रें चार हुई। उसने मुझसे कहा कि आपका बीपी लो है। उसने मुझे दवाई लिखकर दी है। थोड़ी बहुत मेरी माँ से बात की और हम वहाँ से वापस आ गए। लेकिन सारी रात अनीस की नज़रों ने मुझे सोने नहीं दिया। उसकी नज़रों में कुछ अजीब सा था, जैसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे झटका तब लगा जब 2 दिन बाद अनीस का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे हैरानी हुई थी और खुशी भी हुई थी। उसने एक नज़र मुझे देखा और मुझे पसंद भी कर लिया और शादी तक का सोच लिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह बाहर से आया है और यहाँ के लोगों की तरह हुस्न का पुजारी नहीं है, बल्कि तुम तो बहुत हसीन हो। सिर्फ रंग की सांवली है, काला भी नहीं है। वो समझदार लड़का है। उसने ज़रूर तुम में कोई ख़ास बात नोट की है। वो आम लड़कों की तरह गोरे रंग को चाटने वालों में से नहीं है। मेरा रिश्ता अनीस से तय हो गया। पूरे ख़ानदान में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर जगह बातें होने लगी कि अनीस ने कैसी लड़की पसंद की है अपने लिए। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर उसने एक सामान्य कम पढ़ी लिखी लड़की को पसंद किया।
यह बात पूरे रिश्तेदारों में किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी। सबका मूड खराब था, लेकिन हमारे घर में तो जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। मेरे घर वाले भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अनीस मुझे मैसेज करके कहा कि वह मुझसे पहली नज़र में मोहब्बत का शिकार हो गया था। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद आई थी। उसे मुझ जैसी लड़की की ही तलाश थी और मुझे अम्मी की बात पे विश्वास होने लगा कि वो बाहर से आया है और बाहर के लोग कोई ख़ास चीज़ ही लड़कियों में नोट करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, ना कि सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। खैर, मैं बेफिक्र हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो अनीस की माँ साफ साफ कह दिया कि उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा ने अनीस को सब कुछ दे रखा है, इसलिए सब कुछ अनीस खुद ही करेगा। यहाँ तक कि मेरे लिए शादी के जोड़े भी अनीस की तरफ से भेजे गए। वह भी एक से बढ़कर एक डिजाइनर के थे। लाखों में मेरी शादी के कपड़े तैयार करवाई गई थी और जेवरात के नाम पर कई तोला सोना चढ़ा गया था। रिश्तेदारों के तन बदन में आग लग गई थी। हर कोई अनीस को अकल का अंधा कह रहा था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे शादी के लिए पसंद कर लिया था। मेरी माँ ने भी रिश्तेदार वालों को आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और शादी से एक रात पहले सारे खानदान को जमा करके सभी कपड़े उन्हें दिखाए थे। कुछ रिश्तेदारों ने तो ढके छुपे आवाज़ में माँ से पूछ भी लिया था कि तुमने कौन सा जादू लड़के पे करवाया है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मेरा और अनीस का रिश्ता हजम नहीं हो रहा था और ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया। मेरा अनीस का साथ फेरा हो चुका था और मैं अनीस के साथ दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। जब अनीस की बुआ की बड़ी बेटी स्टेज पर आई और उसने ऐसी बात कही कि मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने शब्दों से मेरा मजाक उड़ा रही थी और साथ ही अनीस से कह रही थी कि तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, तुम तो इतने क्लासी थे, अचानक से ये तुम्हारा टेस्ट इतना ख़राब कैसे हो गया। अनीस ने उसे एक दो शब्द कहे और वह खुद स्टेज से नीचे उतर गई। लेकिन मेरा आज का दिन खराब हो चुका था। मैं सर झुकाए बैठी थी और यह सोच ही शर्म से जमीन की तरफ देखी जा रही थी कि अनीस से किस तरह नज़रें मिला पाऊंगी। मैं जानती थी कि इन सब की इस बात का हैरानी है कि अनीस ने मुझे क्यों चुना, लेकिन ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी कि अनीस को मुझ में पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। विदाई का वक्त हो गया था और मैं विदा होकर अब्बास के बड़े घर में चली गई थी। मैं पहली बार उसका घर देख रही थी और यह देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। अनीस का घर किसी शानदार महल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह करोड़ों रुपए कमाता हो। दिल में सोचने लगी कि डॉक्टर लोग तो बड़े ही पैसे वाले होते हैं, गरीबों का खून निचोड़ लेते हैं और अपना महल तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये महल कैसे बना। मुझे मेरी सास यानी अनीस की माँ ने अनीस के कमरे में बिठा दिया। अनीस की बुआ की बेटी अभी तक मेरे अंदर गूंज रहे थे और मेरे अंदर एक आग सी जल रही थी। कमरे में ऐसी के ठंडक होने के बावजूद भी मुझे सर सुलगता हुआ महसूस हो रहा था। भगवान ने मेरी किस्मत कितनी रोशन लिखी थी। अनीस मेरा हमसफ़र बन गया, लेकिन मेरे चेहरे की कालिख ने इस खुशी को भी कम कर दिया। थोड़ी ही देर बाद अनीस कमरे में चला आया और मेरा चेहरा देखते ही मेरे अंदर का बात समझ गया। क्या बात है रोशनी, तुम क्या अभी तक खुशबू की बात को लेकर बैठी हो? मैं एक नज़र से अनीस की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मोहब्बत ऐसी ही होती है, महबूब के बिना कहीं उसकी हर बात समझ आ जाती है। अनीस के लहजों में मोहब्बत की चासी घुली हुई और मैं अपनी खुशनसीबी पर दिल ही दिल में खुश हो रही थी। तुम फिक्र ना करो रोशनी, तुम्हारी ज़िंदगी की ये परेशानी मैं जल्दी दूर कर दूंगा। कोई तुम्हारे रंग को लेकर तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेगा। आजकल तो इतने इलाज आ गए कि कुछ इंजेक्शन से ही तुम्हारा रंग निखर जाएगा। मुझे तो तुम्हारा सांवला रंग ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए मैंने सोच लिया मैं रंग गोरा करने वाली इंजेक्शन के जरिए तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हसीन बना दूंगा। मैंने अनीस की तरफ देखा। क्या ये मुमकिन है कि मेरा रंग भी निखर कर दूसरी लड़कियों की तरह गोरा हो जाएगा? अनीस मुस्कुराकर कहने लगा, यह दौर अलग है, अब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिसके पास पैसा है वह सब कुछ हासिल कर सकता है। लोग तो सर्जरी के जरिए अपने नए कोष तक बदलवा लेते हैं, तुम्हारा तो सिर्फ रंग गोरा है। अनीस ने मुझसे वादा कर लिया कि वो अगले दिन से ही मेरा इलाज शुरू कर देगा। मैं ख्याली ख्यालों में खुद को खुशबू से भी कहीं ज़्यादा हसीन महसूस कर रही थी। वो जो
मुझे मेरे पति की नज़रों में गिराना चाहती थी, अब उससे बदला लेना चाहती थी। अनीस ने बहुत अच्छे से मुझे अपना लिया था और उसका साथ पाकर मैं खुश थी। अनीस से मिलकर ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वह अमेरिका से पढ़कर आया है। ना उसके चेहरे पर गुरूर था, ना ही उसकी बातों में अमेरिका की पढ़ाई का नशा। वो तो एक सीधा साधा आम सा इंसान था जो मेरी मोहब्बत में पूरी तरह मेरा हो चुका था। शादी के अगले दिन ही अनीस ने मुझे बताया कि उसने अपने एक डॉक्टर से बात हो गई है। मुझे रोज़ रात को एक गोरा होने वाला इंजेक्शन लगेगा और 1 हफ्ते में ही फ़र्क दिखने लग जाएगा। मैं आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। अनीस की बात सुनकर मेरी एक नज़र अपनी सांवली रंगत पर डाली और यह सोचकर ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि आने वाले दिनों में मैं चांद की तरह चमकने लगूंगी। अनीस धीरे से मेरे करीब आया और मुझे बाहों में भरते हुए मुझसे वादा लिया कि मैं इस इलाज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो नहीं चाहता कि लोग इस तरह की बातें बनाकर मेरा दिल दुखाए। मैंने यह बात से वादा कर लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और अनीस के उसी रात मुझे पहला इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। फिर जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों हो रहा, लेकिन इस दर्द के ने मुझे परेशान करके रख दिया था। मैंने अनीस को बताया तो वो कहने लगी कि हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है और शायद इंजेक्शन से तुम्हें दर्द हो रहा है। 1 हफ्ते की बात है, दर्द बर्दाश्त कर लो। मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी छुप छुप कर आंसू बहाने की ज़रूरत न पड़े। तुम ही सोचो, जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास और भी ज़्यादा होने लगेगा। अनीस की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर दुनिया वालों की तरह हमारे बच्चे भी मेरी रंगत का मजाक उड़ाते तो मैं क्या करती। शादी के बाद औरत की एक ही कमजोरी होती है और वो होती है उसके बच्चे। अनीस ने इसी बात का फ़ायदा उठाया था। बच्चे के नाम पर हर दर्द सहने को तैयार थी। और अगली रात भी जब अनीस ने मुझे इंजेक्शन लगाया तो थोड़ी ही देर के बाद मैं गहरी नींद सो चुकी थी और सुबह एक बार फिर पेट के दर्द से तड़प रही थी। यह दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं किसी से इस बारे में बता भी नहीं सकती थी क्योंकि अनीस ने यह इलाज सबसे छुपा के कर रहा था। मैं सारा दिन पेट के दर्द से तड़पती रही और अपने कमरे में बंद रही। रात तक मेरे अंदर हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और मैं एक और इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन ना लगवाऊं तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अनीस को कहीं बुरा ना लग जाए ये सोचकर मैंने खुद चुपके से इंजेक्शन बदल दिया और ताकत का इंजेक्शन रख दिया। अनीस ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया और मैं आंखें बंद करके लेट गई, जैसे मैं बहुत ही गहरी नींद सो गई हूँ। उसके बाद जो कुछ अनीस ने मेरे साथ किया, मेरी रूह काँप गई कि ऐसे कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, जबकि मैं तो अनीस की पत्नी थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई थी और मुझे जागता हुआ देखकर अनीस के होश ठिकाने आ गई थी। वो हकलाते हुए पूछने लगा कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। मैंने गुस्से में अनीस से पूछा कि ये सब क्या है और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। पहले तो अनीस मुझे उल्टे सीधे जवाब देता रहा, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि मैं इतनी आसानी से खामोश बैठने वाली नहीं हूँ तो उसने मुझे हर बात सच बता दी। अनीस का पूरा सच सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि अनीस ने सारे ख़ानदान की हसीन और पढ़ी लिखी लड़कियां छोड़कर मुझ जैसी सांवली और मिडिल क्लास लड़की को क्यों पसंद किया था। उसे लगा था कि मैं उसके लिए बहुत आसान हद तक साबित हो जाऊंगी और बहुत आराम से वो मुझे काबू कर लेगा, लेकिन मैं इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने फ़ौरन ही चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लिया था और अपने घर भी फ़ोन मिला दिया था। अनीस की लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं चुप नहीं की, बल्कि अनीस का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आई थी। मेरी सास भी अनीस के साथ उसके जुर्म में बराबर की हकदार थी, इसलिए जैसे ही मेरे माँ बाप आए तो उनकी बोलती बंद हो गई। मेरी माँ को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अनीस जैसा लाइट इंसान मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। मैं माँ के साथ शादी के तीसरे दिन लौटकर अपने घर चली आई। रिश्तेदार वालों को तो बातें करने के लिए एक नया मुद्दा मिल गया था। हर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आ रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि हमें तो पहले ही कुछ गड़बड़
गड़बड़ लग रहा था। रोशनी जैसी सांवली लड़की से अनीस जैसा लड़का कैसे शादी कर सकता है। कुछ रिश्तेदार वालों ने तो अनीस की सही कहते हुए मुझे ही बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि अनीस की माँ ने उन्हें बुरे चरित्र के झूठे किस्से सुना दिए थे। हर तरफ मेरी बुराई का चर्चा हो रहा था और मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी थी। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन लोगों के तरीके ने मुझे बहुत ही कमज़ोर बना दिया था। अनीस की वो मोहब्बत भरी बातें मेरे कानों में किसी शीशे की तरह पिघल रही थी। अनीस उसकी माँ को डंके की चोट पर मुझे गंदा कर रहे थे और मैं अपने बंद कमरे में बैठी थी। मुझे लोगों का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मेरी दोस्त मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मुझे हौसला दिया कि मुझे खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। अनीस जो काम मेरे साथ कर रहा था वो बिल्कुल गैरकानूनी था और मेरी दोस्त चाहती थी कि हम दोनों मिलकर अनीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। उसका पति वकील था और वो दोनों मेरे साथ देना चाहते थे। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैंने फ़ौरन हाँ कर दिया कि मैं अनीस जैसे इंसान के लिए खिलाफ ज़रूर कदम उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही माँ के मेरे इरादों का पता चला, माँ ने साफ मना कर दिया कि हम जैसे इज्जतदार लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते, इसलिए तो हम जैसे लोग अनीस जैसे लोगों के लिए आसान खिलौना साबित होते हैं। मैं गुस्से में माँ को 4 बात सुना डाली। जब तक हम जुर्मों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, ये हमारे साथ जुर्म करते ही रहेंगे और मैं गलत करने वालों को उनके अंजाम तक जरूर पहुँचाऊँगी। मैं अनीस के खिलाफ केस करूँगी। मैंने माँ को 2 टूक बात सुना दिया और अपनी दोस्त की मदद से अनीस के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अनीस और उसकी माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसी आम सी लड़की, जिसे ज़माने ने हमारे ठोकरों पर रखा हुआ था, वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। क्योंकि ये कोई आम केस नहीं था, इसलिए बहुत जल्द मीडिया में फैल गया और लोगों के दिमाग और जुबान के ऊपर आम हो गया। जिसको भी मामले का पता चला वो अनीस पर थू थू करने लगा और अनीस किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा। मैंने अदालत में खड़े होकर बहुत हिम्मत से अनीस का घिनौना चेहरा सबके सामने रख दिया। अनीस ने मुझसे शादी जिस मकसद के लिए की थी वह बच्चा था। अनीस अमेरिका में किसी मॉडल से शादी कर चुका था और वह उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वह मॉडल अपनी फिटनेस को ख़राब नहीं करना चाहती थी और अनीस को बच्चा चाहिए था। इसी मकसद के लिए अनीस अमेरिका से अपने देश आया था और वह पहली पत्नी से ही बच्चा चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर मुझ जैसी सांवली सलोनी और गरीब लड़की से शादी की। उसे लगा था कि मैं उसकी दी हुई खुशियाँ देकर पागल हो जाऊंगी। उसकी मोहब्बत भरी बातों से मैं पूरी तरह उसके जाल में फंसी रहूंगी और उसका सच जानने की कोशिश भी नहीं करूंगी। लेकिन जिस रात मैंने इंजेक्शन बदलकर सोने का ड्रामा किया, उस रात ये सच्चाई मेरे सामने आई। दरअसल वो मुझे इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता था कि उसे बच्चा तो अपनी पहली पत्नी से ही चाहिए था, लेकिन उस बच्चे के लिए वह मेरा जिस्म इस्तेमाल करना चाहता था और एक पूरे तरीके से अपना और अपनी पत्नी के बच्चे को मेरे जिस्म के अंदर तैयार करना चाहता था, ताकि बच्चा मेरे से पैदा हो और जब वह पैदा हो जाए तो वो दोनों उसे लेकर दोबारा अमेरिका चले जाएं। इस तरह ना ही उसकी पत्नी की मॉडलिंग पर कोई असर पड़ता और ना ही उन्हें किसी और का बच्चा गोद लेना पड़ता। जिस दिन मैं बीपी चेक करवाने अपनी माँ के साथ अनीस के क्लिनिक गई थी, उसी दिन उसके जेहन में यह बात बैठ गई थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो उसके बच्चे को अपने जिस्म में पाल सकती हूँ। इसलिए वो बार बार मेरा बीपी चेक करता और मेरी खुराक का ख्याल रखता। सरोगेसी का तरीका हमारे देश में पूरी तरह गैरकानूनी है और ख़ास करके मेरी इजाज़त के बिना मेरा पति मेरा जिस्म कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वह हर रात गौरव होने वाला इंजेक्शन के नाम पर मुझे बेहोश करता और फिर मेरा चेकअप करता। जिस रात मैंने इंजेक्शन बदला था, उस रात वो आईवीएफ के जरिए मेरे जिस्म में अपने बच्चे को इम्प्लांट करवाने वाला था। उसकी अमेरिकन बीवी अपने जिस्म को ख़राब करना नहीं चाहती थी, लेकिन वह दोनों मिलकर मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते थे। एक बार उन्हें मुझसे बच्चा मिल जाता तो अनीस मुझे तलाक देकर अमेरिका चला जाता और फिर कभी लौट कर भी नहीं आता और मैं सारी ज़िंदगी यूं ही तड़पते रह जाती। मेरी दोस्त का पति जो वकील था, उसने कुछ सबूत इकट्ठे किए और अनीस और उसकी पत्नी को दोषी साबित कर दिया। वो दोनों धोखे से मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और अगर उस रात मैं इंजेक्शन ना बदलती तो उन दोनों के बच्चे का अपना खून समझकर 9 महीने तक उन्हें पेट में पालती रहती और उसके बाद वो दोनों अपना बच्चा लेकर दोबारा वापस गायब हो जाते। उन दोनों को सज़ा सुना दी गई थी और मैंने अनीस से तलाक ले लिया था। मैं अकेली ज़रूर थी, लेकिन मुझे यकीन था कि भगवान ने मेरी किस्मत में
कुछ अच्छा ही लिख रखा है। सारे खानदान वाले अनीस की सच्चाई जान चुके थे और आंटी को बुरा भला कह रहे थे, जिन्होंने अपने बेटे का साथ देकर मेरी ज़िंदगी उजाड़ने की कोशिश की थी। एक बार तो मैं बहुत अच्छी तरह जान गई थी, सिर्फ इंसान की पढ़ाई उसे शोहरत नहीं देती, बल्कि यह माँ बाप की परवरिश भी होती है जो एक बच्चे को होशियार और साफ बनाती है। अगर आंटी अपने बेटे अनीस को सही और गलत का फ़र्क बताती और मेरी ज़िंदगी से खेलने के लिए मना करती तो शायद उसे कभी इतनी हिम्मत नहीं मिलती। रिश्तेदार सभी भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी बेटी अनीस के जाल में फंसने से बच गई थी, जबकि माँ को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लाखों का जेवर और कपड़े इंसान को अच्छा नसीब और खुशियाँ नहीं दे सकते, इसलिए उनको चाहिए कि वे अमीर और पढ़ा लिखा दामाद ढूंढने से कहीं ज़्यादा अपनी बेटी के अच्छे नसीब के लिए प्रार्थना किया करें। कोई भी लड़की 2 वक्त की रोटी और इज्जत के साथ चारदीवारी में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती है, लेकिन वो एक बुरे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने जुल्म के खिलाफ इसलिए आवाज़ बुलंद की ताकि आइंदा कोई लड़की किसी लड़के के गलत मकसद की भेंट न चढ़े। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।